1668 से 69 तक आई वाज रीडिंग समवेयर उन्होंने म्यूजिक बैन कर दिया था जब वो एम्परर बने थे. सो इज दिस ट्रू, कोई म्यूजिक बैन कर दिया था उन्होंने? हाँ, बात बिल्कुल सही है। औरंगजेब ने बिल्कुल म्यूज़िक को रोका था और इसका कारण था। घराना का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ जी ये म्यूज़िक इनका है, ये म्यूज़िक उनका है। ये देखने वाले की नज़र की बात है। घराना का मतलब है कि एक स्टाइल है जो आपके सामने है। अगर सामवेद में म्यूजिक की बात हुई है तो क्या इंडिया इज द ओनली वन टू ओरिजिनेट म्यूजिक? इज दिस ट्रू? उतना पुराना कहीं और का कोई हिस्ट्री है नहीं। This is an ABP Life podcast. घराना इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस का एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है, मगर इस घराने की शुरुआत आखिर हुई कैसे? और क्या आज वाकई ये जो घराना, ये जो सबसे पुराना ट्रेडिशन है, क्या ये डाइल्यूट होता जा रहा है? वही हमारा जो पुराना इंडियन म्यूजिक था, क्या वो कहीं खो चुका है? और वो कौन सा म्यूजिक है जो आज हम वाकई भूल चुके हैं? इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं. हेलो, मैं मानसी हूं आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर लेकर के अनदर एपिसोड ऑफ देखा अनदेखा इंडिया, जहां आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक घराना, जिसके बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है एन एस्टीम्ड गेस्ट डॉक्टर पार्थ सिन्हा, जिन्होंने खुद संगीत की शिक्षा बनारस घराना और रामपुर सहसवान घराना से ली है, जो नेशनल अवार्ड विनर हैं इन तबला प्लेइंग, और आज वो खुद म्यूजिक सिखाते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक आई गेस, आप क्लासिकल म्यूजिक सिखाते हैं आफ्ट कॉलेज में, जहाँ पर वो डीन है. और मैं चाहूँगी सर, क्योंकि हम सिर्फ हाइलाइट्स ही जानते होते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, इन सब कुछ सीखने के पीछे जो आपका संघर्ष रहा है, सबसे पहले चाहूँगी आप एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर वो बताएं. बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक्स फॉर कॉलिंग. वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट. या आई एम वेरी मच डिलाइटेड एंड एक्साइटेड टू जॉइन इट. और बात संगीत की चल रही है, तो मेरा जो सफ़र है वो बहुत ही बचपन में शुरू हो गया था. और ऐसा नहीं है कि मैं फैमिली वाइज म्यूज़िकल फैमिली से नहीं हूँ. मेरे यहाँ सारे डॉक्टर्स होते थे और उसके भी पहले बैरिस्टर्स एंड एडवोकेट्स होते थे. And you were the first one to join music from your family. हाँ, यस, प्रोफेशनली यस, कह सकते हैं. तो मेरे फादर जो थे वो भी डॉक्टर थे, मेरे चाचा जी हैं वो भी डॉक्टर हैं, मेरे दादाजी भी डॉक्टर थे, और उनके पहले के जो भी लोग थे वो लीगल वकील वगैरह. मुझे लगता है ये संघर्ष काफी रहा होगा खुद को ये कहना कि मैं म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहता हूँ. बट हाँ, मेरे ग्रैंडफादर और फादर ये थिएटर काफ़ी किया करते थे. उस समय हम उसको ड्रामा बोलते थे जी. उस ज़माने में. जी. तो ड्रामा में म्यूज़िक बहुत ही एक वाइटल पार्ट होता था. एब्सोल्युटली. तो माय फादर यूज्ड टू सिंग, यस, नॉट प्रोफेशनली, बट हाँ कह सकते हैं कि अच्छा गाते थे और काफ़ी मन से एंजॉय करके गाते थे. तो कहीं से शायद म्यूजिक वहीं से आया है मेरे अंदर, विरासत में. हाँ, कह सकते हैं. यस. तो उसके बाद फिर मुझे सीखना था. तो चूंकि डॉक्टर्स फैमिली से थे तो किसी भी चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस वैसे होती नहीं है नॉर्मली, और थोड़े से अलग हो जाते हैं नॉर्मल सोसाइटी से, क्योंकि हम वो चीज़ देख रहे होते हैं अपने डे टू डे लाइफ में जो शायद आम जनता कभी इमरजेंसी में देखता होगा. तो सीखने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो मेरे पिताजी ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो एक अच्छे म्यूजिशियन थे जो कि उनके थिएटर्स वगैरह में भी हेल्प किया करते थे, उनके यहाँ मुझे ले गए वो, और उन्होंने कहा कि भाई इसको म्यूज़िक सिखाना है, मेरा बेटा है, आप देख लीजिए. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. और उस समय मेरी उम्र लगभग कोई 6-7 साल रही होगी. 6-7 साल की उम्र से आपने हाँ जी डिसाइड कर लिया और कि मैं मुझे म्यूजिक उस उम्र में भी बड़ा, मैं वो दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो का ज़माना था, 2000 साल के पहले की बातें हैं ये सब. तो उस समय मैं जाकिर हुसैन साहब से बड़ा इन्फ्लुएंस्ड था, और मुझे लगता है पूरा इंडिया इन्फ्लुएंस्ड था. क्योंकि डेली सुबह उठते के साथ हम दूरदर्शन पे उनको तबला बजाते हुए देखते थे, उनके पिताजी जो थे उनके साथ में. तो और वो सुन के ही दिन की शुरुआत होती थी, तो बड़ा मज़ा आता था. And that's why आप तबला में आपने तो नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ी सी कॉमेडी भी हो गई. हाँ. मैं गया तो सीखने, गाने सीखने के लिए गया था, क्योंकि ऐसा सोचते नहीं थे कि हाँ तबला प्लेयर बहुत पसंद है कोई, तो क्या सीखना है. तो सीखने गया था मैं सिंगिंग, वोकल्स. और जब सीखने की बारी आती है तो आप क्लासिकली सीखते हैं बाय डिफॉल्ट, गाना कोई नहीं सीखता जी. वो एक प्रोडक्ट है सीखने के बाद कि आप गा सकते हैं. तो इसीलिए शास्त्रीय संगीत बोला जाता है.
तो मैं गाना सीखने गया था और उन्होंने जो गुरुदेव थे उन्होंने मुझे तबला सिखाना शुरू कर दिया। ओके। तो वो ज़माना था कि हम सवाल नहीं उठाते थे कि अच्छा। ये क्यों, वो क्यों, ये कैसे, वो कैसे। हाँ। तो जो सिखाया जा रहा था मैंने 2 साल तक सीखा। अचानक एक दिन गुरुदेव ने पूछा कि अरे तुम तो गाना सीखने आए थे, मैं तुमको तबला सिखाता रह गया। तो मैंने कहा आप सिखा रहे थे, मैं सीख रहा था। तो उन्होंने कहा चलो आज से गाना सीखना शुरू करते हैं। सो एक थोड़ी सी कॉमेडी सी हो गई। बट एक अच्छा है, आपको इंस्ट्रूमेंट भी आ गया साथ में और गाना बट भी। हाँ, बाद में अब मुझे लगता है कि ये एक गुरु की माया होती है छोटी सी, हाँ। कि रिदम पे मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है गाना गाने के पहले। क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि बेताला चल जाएगा, बेसुरा नहीं चलता है। चलता। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पहले ताल पे ठीक करो, उसके बाद आते हैं सुर पे। शायद कुछ ऐसा रहा होगा जो उन्होंने बताया नहीं कभी। तो इस तरीके से फिर गायन में भी मैं आ गया। बट हाँ, चूंकि तबला पहले से सीख रहा था तो तबले के जो शोज़ थे वो मुझे बहुत ही कम उम्र से मिलने लग गए थे। और उस ज़माने में शोज़ ही एक ऑप्शन था, आपके पास जी। कुछ और था नहीं। और इस तरीके से फिर आगे बढ़ा। उसके बाद मैं आगे निकल गया थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म सीखने के लिए। तो मैं बनारस जाता रहता था। मैं गया, एक बिहार में जगह बोध गया। तो वहाँ पे एक जगह जो पुरानी जो शहर है वो गया है, जो वहाँ विष्णुपद मंदिर है, बहुत फेमस है, हज़ारों साल पुराना। तो वहाँ पे मेरे असल गुरुजी जो है वो मिले मुझे, जिनका नाम है सूरज मिश्रा जी, जिन्होंने मुझे बिल्कुल पूरा रिवाइज कराया और फिर आगे की तरफ वो ले गए। तो वहाँ पे गायन और तबला दोनों एक साथ ही मैं सीख रहा था। ओके। और सामने फल्गु नदी, हालांकि सूखी होती है बट सावन के टाइम में बहुत पानी आता है अच्छा। जी। तो उसी के किनारे मंदिर में मैं जाता था डेली शाम को और अरे वाह। उनसे मैं सीखता था। पत्थर पे बैठ के वो सिखाते थे और मैं वहीं बैठ के सीखता था। 2-3 और शिष्य भी उनके आते थे, वो भी सीखते थे। तो इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा जो रिवाज है उसके अंदर उसी के मैंने अंदर सीखा आपने फिर। संगीत सीखा। हाँ, उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की डेथ हो गई थी काफ़ी साल पहले ही। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन आ गए बहुत सारे, जिसके कारण से फिर मैं एनसीआर की तरफ रुक कर गया। जी। वैसे बता दूं मैं कि सर ने बहुत से तमाम जो आर्टिस्ट रहे हैं, चाहे अनूप जलोटा जी हों, चाहे बागेश्वरी प्रसाद जी हों, उन सब के साथ स्टेज जो है वो शेयर किया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी, जी। जी। वेल, अब हम बढ़ेंगे उस टॉपिक पर जिसका पर्पस ही है कि आज हम जिस इस वीडियो का जो पर्पस है उसी की तरफ हम बढ़ेंगे। और आपसे जो जानना चाहेंगे वो यही कि घराना, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ये शब्द कहाँ से आए और घराना का मतलब पहले क्या हुआ करता था लोगों के लिए, ये घराना, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत 19वीं सेंचुरी, सॉरी ज़्यादा हिंदी में नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। रिगार्ड्स टू द करंट लिसनर्स। तो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था इसका कंसेप्ट। उसके पहले भी रहा भी होगा तो कहीं बहुत मेजर फॉर्म में नहीं था, इसलिए कह सकते हैं। तो घराना का मतलब होता है कि एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग जो कि हम उसको पास ऑन करते हैं आगे के जनरेशन्स पे, तब वो घराना बन जाता है। अच्छा, ओके। तो बहुत सारे घराने बने अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल लोकेशंस। बहुत सारे हैं, जैसे बनारस घराना है, ग्वालियर घराना है, पटियाला घराना है, दिल्ली घराना है। सबसे पुराना कौन सा है? जगह जगह के नाम पे। तो जैसे सबसे जो पुराने हैं उसमें जैसे आपका लखनऊ घराना है, ग्वालियर घराना है, ये थोड़े पुराने ज़्यादा हो गए। उनके बाद फिर बनारस घराना आ गया, पटियाला आ गया, दिल्ली आ गया, रामपुर सरसोवन घराना आ गया। तो छोटे छोटे जगह के नाम पे भी आप देखेंगे घराना बने हुए हैं और वहाँ पे आर्टिस्ट हैं। दिल्ली घराना है बिल्कुल, और एक कैपिटल सिटी के नाम से भी मिल जाता है। नॉट एवरी बट हाँ, काफ़ी हद तक तो है। ओके। तो इस तरीके से जैसे हर जगह है, हर आर्टिस्ट कोई ना कोई एक फाउंडर रहा है। तो जो फाउंडर आर्टिस्ट थे उन्होंने घराना बनाने के पीछे एक रीज़न था कि एक डिस्टिंक्ट, एक यूनिक फीचर आ गया। अच्छा। गाना तो सब गाते हैं, हाँ। लेकिन यहाँ पे कहीं पे मेलोडी बहुत ही प्राइम पे थी, बहुत ही अपने चरम सीमा पे जा रही होगी कि बहुत अच्छा मेलोडियस है, तो उसको एक घराना का एक यूनिकनेस हो गया। कहीं पे आलाप बहुत अच्छा होता है, कहीं पे ताने बहुत अच्छी करते हैं। तो इन जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो गायन से रिलेटेड हैं, गायन ही नहीं, ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में भी घराना होते हैं। मतलब कि घराना जो थे, हर घराने की अपनी एक खासियत थी। एक खासियत है। अच्छा, बिल्कुल, आज भी है।
अच्छा, मतलब हर घराना अपने आप में कोई ना कोई एक क्वालिटी एक लेकर यूनिक रखता होता था। है, ओके। यूनिकनेस होती है। जो जो लोग म्यूजिक सीखते हैं वो इस बात को जानते हैं, समझते हैं। तो कॉमन मैन के लिए वो तो एक नाम हो गया कि ये हाँ, घराना है, अच्छा, वहाँ पे ये हमारे है। लिए जैसे फॉर मी, अगर एक कॉमन मैन की तरह देखूं, मुझे लगता था कि सारे घराने में आप किसी भी घराना को चुनकर वहाँ म्यूजिक सीख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको पर्टिकुलर उनकी अगर गायन कुछ, शैली में कुछ हाँ, यूनिकनेस है, तभी हाँ, वो घराना है। तभी वो घराना है। अगर ओके, हर जगह सेम ही हो रहा है तो वो एक ही घराने में आ जाएगा एक ही जहाँ से घराना आ ओरिजिनेट हुआ जाएगा। होगा। ओके, वैसे है। ओके, ओके। तो अगर कहीं किसी सिंगर का आपको लगे कि ये तो बहुत अच्छा तान कर रहा है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसका रामपुर ससवान घराने से जरूर नाता होगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं। हाउएवर ये नेसेसरी नहीं है। लेकिन एक अच्छी पहचान जो आपने हमें हाँ, बताई। एक पहचान है, बिल्कुल। और इसमें एजुकेशन भी लिंक्ड है ओके। कि आप पास ऑन कर रहे हैं, मतलब किसी को सिखा रहे हैं। तो दो तरीके से नॉर्मली लोग करते हैं, हालांकि अलग अलग घरानाओं में अलग अलग तरीके से भी है। तो जो नॉर्मल सबसे ज़्यादा मिलता है, एक है ओन ब्लड, और एक है कि जो मतलब फाउंडर है उनके अपने जो वंशज आ गए आगे, हाँ। एक उनको सिखाया जाता है, और एक जो कहीं बाहर किसी और फैमिली से आकर और गुरु शिष्य परंपरा में जुड़ के सीख रहा है। तो ये दोनों पैरेलली वो लेके हमेशा चलते थे। चलते रहते हैं। ओके। आज अगर हम घराना की बात करें तो क्या आज भी जो आपने घराना जिनका नाम लिया, क्या आज भी वो हैं या अब नहीं बिल्कुल है? हैं, ज़्यादातर घराने जो हैं वो आज भी चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिनमें कि अब आर्टिस्ट नहीं रहे, ओके। ये भी सही बात है, लेकिन ज़्यादातर तो अभी हैं। जैसे बनारस है, जैसे ग्वालियर घराना है, रामपुर घराना है। रामपुर घराना के बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, आज भी हैं, उस्ताद राशिद खान साहब। तो उनको तो बॉलीवुड में भी गाने गाए उन्होंने, और इंडिया के अभी बहुत ही लीडिंग क्लासिकल सिंगर में से जी। हैं। तो ऐसे फेमस लोग भी हैं। दिल्ली घराना में आज भी हैं। पटियाला घराना में अजय चक्रवर्ती जी हैं, कौशिकी चक्रवर्ती जी हैं। जी। तो सब लोग हैं, अभी भी हैं, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारे देश को आगे वो एक तरीके से लाइक अ म्यूजिकल एम्बेसडर वो लीड करते हैं। और पूरी दुनिया में देखिए क्लासिकल का बहुत नाम है, भले ही भारत में थोड़ा सा कम जाता है। यहाँ पे उल्टा होता है, एक होता है अपोजिट्स अट्रैक्ट, लाइक दैट कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो वहाँ पे क्लासिकल पसंद आता है, यहाँ पे लोगों को वेस्टर्न भी पसंद आ जाता है। हाउएवर क्लासिकल सिंगर्स और उनको जानने वाले शुरू से भारत में भी रहे हैं और अभी भी हैं लोग, भारत की तभी सीखते पहचान भी हैं। है ये तो। पहचान है, बिल्कुल संस्कृति का हिस्सा है, मैं तो कहूँगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्योंकि इसकी जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं वेदों में भी है। ओके, अगर इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा एनलाइटन करें। बिल्कुल। सामवेद पूरा का पूरा म्यूजिक पे ही है, ओह, टोटल, वाओ। जिसमें कि फॉर्मेटेड म्यूजिक है, और वहीं से सारी चीज़ें, एक तरीके से मैं कहूँगा ओरिजिन है म्यूजिक का। वाओ। और आप समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें जब लिखी जा रही होंगी तो 6-7 हज़ार साल पहले की बातें हैं। बहुत बहुत तो पुरानी। बहुत प्राचीन समय से, एंशियंट टाइम से ही म्यूज़िक रहा है, और इसमें आर्टिस्ट भी बहुत फेमस रहे हैं। इंडिया में अब्रॉड का तो उस समय था नहीं उतना लिंक। अगर सामवेद में म्यूजिक की बात हुई है, तो क्या इंडिया इज द ओनली वन टू ओरिजिनेट म्यूजिक? इज दिस ट्रू? उतना पुराना कहीं और का कोई हिस्ट्री है नहीं। ओके, तो सो हम ये वी आर द बिल्कुल कह वन सकते जिसने हैं। म्यूजिक की शुरुआत की है। या द मेडिकल साइंस एज वेल एज द म्यूजिक, दोनों वेद से ही आते हैं, और उतना पुराना कोई और डॉक्यूमेंट वैसे है नहीं। अरे वाह। देखा अनदेखा इंडिया में। आज एक ये चीज जो जो आपके लिए शायद अनदेखी हो सकती है कि म्यूजिक जो है वो हम ही ने ही ओरिजिनेट किया है। वेल, जी सर, आप कुछ कह रहे थे। राइट। तो सामवेद में भी इसका जिक्र है, और ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही छोटा मोटा जिक्र है, पूरी एक उपवेद है सामवेद। तो पूरी एक वेद लिखी हुई है म्यूजिक पे, और जिसका कि हम आज के ज़माने में जो बचा कुचा जो हिस्सा है हमारे पास, हम उसी को शास्त्रीय संगीत भी कहते हैं। ओके। जो बाद में धीरे 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 मुगल एरा आया, फिर ब्रिटिशर्स आ गए, फिर 47 में इंडिपेंडेंस हो गई, तो उसके बाद फिर सिर्फ ख्याल गायकी है जो अभी चल रहा है। ख्याल का मतलब हो गया एक कल्पना, जैसे कुछ सेट ऑफ स्वर दे दिए गए, हाँ। और उनको गाने से जो मेलोडी आ रही है उससे क्या थॉट बनता है अच्छा। मन में। तो ये जो म्यूजिक है अभी यही गाते हैं, यही सीखते हैं, और इसी पे बॉलीवुड के भी ज़्यादातर गाने बेस्ड रहे हैं हमेशा से। और इसी से बहुत सारे स्टाइल्स और निकल गए जो आजकल सेमी क्लासिकल लाइट म्यूजिक भी बोलते हैं, जैसे गज़ल हो गया, ठुमरी हो गई, और भजन है। लोक संगीत में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखता है। तो ये चीज़ जो है, वेल, अगर अब हम बात करें मुगलों की, क्योंकि आपने कहा कि
मुगल जो हैं इन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ को आगे बढ़ाया एंड ऑल, और हम देखते भी थे कि पहले तो दरबार हुआ करते थे। अब एक जगह मैं पढ़ रही थी, अगर आप इसके बारे में बताएं कि ये सच है कि नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैंने पढ़ा तो आई वॉज रियली शॉक टू नो कि औरंगजेब ने 1668 से 69 तक, आई वॉज रीडिंग समवेयर, उन्होंने म्यूजिक बैन कर दिया था जब वो एम्परर बने थे। सो इज दिस ट्रू, कोई म्यूजिक बैन कर दिया था उन्होंने? हाँ, बात बिल्कुल सही है। औरंगजेब ने बिल्कुल म्यूज़िक को रोका था और इसका कारण था। ओके। उसका कारण ये था कि औरंगजेब जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अपने रिलीजन में को फॉलो करते थे, बहुत स्ट्रांगली। ही वॉज अ वेरी स्ट्रांग बिलीवर और उन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है अपने रिलीजन को। और उनका ऐसा मानना था, उन्होंने जो भी शिक्षा ली होगी, जहाँ भी ली होगी, सही गलत तो नज़र की बात है, तो उनका ऐसा मानना था कि उन्होंने जो शिक्षा ली है उसके अकॉर्डिंग म्यूज़िक, डांस, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस वजह से उन्होंने इस पे रोक लगा दी थी। बिल्कुल ऐसा रोक था कि कह सकते हैं कि अगर कोई डांस करता हुआ, नृत्य करता हुआ दिख गया, या कोई गाना गाता हुआ दिख गया, या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देना है। ओह। इस इम्पैक्ट पे था। और इसके ऐसा नहीं था, ये एक साइड है। दूसरा साइड ये भी है कि उन्होंने ऐसा नहीं था कि रोक दिया तो लोग खाएंगे पिएंगे कैसे। उन्होंने जिनका भी ऐसा जहाँ जहाँ भी प्रोहिबिट किया, उनको वो एक वेज भी देते थे कि ऐसा ना हो कि वो भूखे मर जाएं, जो भी आर्टिस्ट है, और उनको कहते थे कि आप कुछ और देख लो उनका काम के लिए। हाँ, क्योंकि ये हमारे यहाँ ठीक नहीं है ऐसा। लेकिन वहाँ पे भी तो संगीत बहुत खूबसूरत होता है। उस बिल्कुल। रिलीजन, अगर वो अपने रिलीजन की बात कर रहे हैं, उस रिलीजन में तो संगीत भी खूबसूरत होता है। हाँ, वहाँ पर भी तो बट देखिए और भी रूलर्स हैं। अब वही अपना अपना परसेप्शन है। जहांगीर थे तो उनके टाइम पे आपका जो पेंटिंग आर्ट, जो ड्राइंग, ये उस लेवल पे चला गया था जो आज भी नहीं है। उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई थी। अकबर को कौन नहीं जानता है। ऑब्वियसली उन्होंने नवरत्न रखा, जिसमें स्पेशली एक म्यूजिक के लिए तानसेन को रखा उन्होंने जी, उनके दरबार में। तो ये लोग बाबर हो गए, अकबर हो गए, दे लव्ड म्यूजिक बहुत ज़्यादा। और उन्होंने ये नहीं परवाह किया कहाँ क्या लिखा है, कौन क्या बोल रहा है। उन्होंने ये देखा कि नहीं क्या सही है नहीं है, ये करंट, वो ऐसे थे लोग कि बिलीवर थे वो। तो उन्होंने इस चीज़ से बिल्कुल हटते हुए, जो भी मुझे पता नहीं एक्चुअली कहीं है भी कि नहीं जो है, मैं सही गलत तो बिल्कुल भी नहीं बट जो वो जाऊंगा। लिटरेचर है जो अभी तक सब पढ़ते आए हैं, वही चीज। राइट, ये बिल्कुल उससे रिलेटेड है। तो जैसा जो करता है देखिए वैसे ही लोग बोलते हैं और वैसे ही मानते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा सही गलत पे वो मेरा हक नहीं है। बट हाँ, बाबर और अकबर भी थे। लेट्स लुक टू द पॉजिटिव साइड। यस, ऑब्वियसली। कि बाबर अकबर भी थे जिन्होंने कि म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ाया है। और हम सब जानते हैं क्या है हिस्ट्री। उस समय बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बने, बहुत सारे राग रागनियाँ बनाई गई। अच्छा। जो आज भी लोग करते हैं। जैसे तानसेन जो थे, उन्होंने मियाँ की तोड़ी बनाया, मियाँ मल्हार बनाया। बहुत सारे ऐसे राग और भी हैं जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं सुनने में। अगर आज के जनरेशन उसको सुनेगा तो शायद बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक से हट जाएगा क्योंकि बहुत डीप है, बहुत डीप है। और आपको ज़रूरत नहीं है वर्ड्स पे जाने की। म्यूज़िक अपने आप में ही एक लैंग्वेज होती है। हाँ। तो ऐसा भी है, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम म्यूज़िक घराना पे ही अगर अब हम लौट कर आए, संगीत घराना में अगर हम मुगलों के बाद का देखें, जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, कहते हैं कि शुरुआत तो हो गई थी लेकिन डेवलपमेंट होते रहना लगातार बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कि अगर आप हमें बता सकें कि किस तरह डेवलपमेंट हुआ। हाँ, उसके बाद फिर जैसे मुग़ल के बाद फिर ब्रिटिशर्स आ गए। तो उस समय भी ऐसा नहीं था कि किसी ने कोई रोक दिया था, बिल्कुल भी नहीं था। अपने लेवल पे जैसे वो लोग भी म्यूज़िक पसंद करते थे तो वो कंसर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे। आर्टिस्ट्स को खुद ही लोकली भी लोग बुलाने लग गए थे कि भाई चलो आज इनको सुनते हैं, आज इनको सुनते हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। बट हाँ, ये था कि उस समय जो भी गवर्नमेंट चल रहा था उसका कहीं भी म्यूज़िक उसमें पार्ट नहीं था। बहुत सारी चीज़ें नहीं थी उसमें, म्यूज़िक भी नहीं था। तो म्यूज़िक पार्ट नहीं था, इसके कारण से इसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं हुआ उस दौरान, जब तक इंडिपेंडेंस नहीं हुई तब तक। लेकिन एक ब्रेक इवन सा चल रहा था। जो कि नाइदर ग्रोथ की तरफ था ना ही डिक्लाइन हो रहा था। बट हाँ, ऐसे में होता क्या है कि आम जनता, जैसे आर्टिस्ट भी एक इंसान होता है,
उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखता है तो वो क्या करता है, फील्ड चेंज कर देता है। हाँ एब्सोल्युटली। कि ऐसा होता है। और पहले ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा आसान था क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, पता था ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो वो ज़्यादा हुए उस टाइम, जिससे बहुत सारे आर्टिस्ट कम भी हुए, बहुत सारे नए भी आए। अगेन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। जिसके बाद फिर कुछ ब्रिटिशर्स के टाइम में ही, या कहें उनके एंड के टाइम पे ही, जब 20th सेंचुरी आ गई तो उस समय डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हुआ। और उसी समय, वही समय था जब 19th सेंचुरी एंड हो रही थी, तो घराना का ओरिजिन तभी हुआ जब डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हुआ। तब लोगों ने, डॉक्यूमेंटेशन किस चीज़ का? जैसे कुछ लिखा हुआ नहीं था कहीं भी, अच्छा। एक्सेप्ट द सामवेद, कुछ नहीं था। तो जो राग नए बने, बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी हुआ है जिन्होंने राग बनाया और कहीं लिखा ही नहीं, जिसको भी सुनाया वो तो सुन लिया, अच्छा, उसको लिखा बट ही वो नहीं रह है। गया, वो लुप्त हो गए, एक एक्सटिंक्ट हो गए। ओह, ऐसे तो बहुत सारे राग होंगे जो शायद बहुत extinct सारे राग, बहुत सारे बंदिशें ऐसी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि कहीं डॉक्यूमेंटेड ही नहीं था। तो ये उसी समय शुरू हुआ जब एक तरीके से कह सकते हैं 1870 से 1940 50s के बीच में काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस हुए, जो आज भी हमारे सामने बहुत सारी किताबें हैं जो आज भी हैं, वो उन पे ही आधारित है ज़्यादातर। तो जिससे जो भी डॉक्यूमेंटेशन बन पाया, बहुत सारी किताबें बन गई और वही आज हम देखते हैं अपने अरे चारों वाह। तरफ। और वही शास्त्रीय संगीत है अभी के टाइम पे। जी। तो एक्चुअल जो था वो ज़्यादातर लॉस्ट हो चुका है ओके। क्योंकि वही है, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इश्यूज थे ना कि डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, कैसे लिखें नहीं लिखें। और जो डॉक्यूमेंट किया भी होगा उसको प्रिजर्व करना भी। राइट राइट। बहुत सारे आर्टिस्ट जानबूझकर भी नहीं देते थे कि कि नहीं ये उन्हीं मेरी की है। क्रिएशन है, हाँ। मैं नहीं दूंगा, हाँ। आपको सुनना है सुन लो। हाँ। रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है नहीं, आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? तब तो ऐसा भी नहीं हुआ होता है, था। ऐसा भी हुआ है। तो जी। वही है, पर्सन टू पर्सन है। जी। बट ओवरऑल ठीक है। एक बहुत ही रोलर कोस्टर राइड रही है म्यूज़िक की थ्रू आउट अभी तक वर्ल्ड में, इंडियन म्यूज़िक की तो बहुत ज़्यादा। और जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद फिर हमारे पास चीज़ें थीं जो कि धीरे धीरे सब चीज़ों को ठीक किया जा रहा था इंटरनली। हमारे लोग जो भी जुड़े गवर्नमेंट में, फिर रेडियो और टीवी पे जो भी अवेलेबल स्पेस थे वहाँ पे एज आर्टिस्ट हायर होने शुरू हुए लोग। जिस भी तरीके से हो उनको मौका मिलना शुरू हुआ। जी। और यस दे वेर गेट पेड ऑल्सो। तो एक अच्छा सा एक सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी चल रहा है। और अब तो मतलब इसमें रिवॉल्यूशन आ चुका है, मैं तो यही बोलूँगा। अगर उस टाइम से कंपेयर करें, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगल ओरिजिन से अब तो इतने ओरिजिन हैं, इतने स्पेस हैं, यूट्यूब से लेकर के अब सैटेलाइट तो से लेकर इंडिपेंडेंट के, एंड ऑल सब चल अब रहा तो है। मैं गिन भी नहीं पाऊंगा। यस, ऑब्वियसली। Right. लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो घराना है, क्या ये अब वैनिश हो रहे हैं, क्या ये अब डाइल्यूट हो रहे हैं, क्या ये जो घराना परंपरा है संगीत सीखने की, क्या कुछ कम हो रही है आज के मॉडर्न टाइम में? हाँ, थोड़ा कम तो हुआ है, लेकिन इसमें और इसके भी पीछे की जो आप वजह भी मानते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम अगर संगीत को सबसे अगर हम हाईएस्ट लेवल पे सीखना चाहें तो हम यहाँ से सीख सकते हैं, फिर ये क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कि जो यंगस्टर है जो भी स्कूल कॉलेज में है कहीं पे, उसका क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह आज भी है जो शायद अभी से 50 साल पहले थी, चीज़ें हैं, लेकिन कोई आदमी उसको क्यों ज्वाइन करेगा? वाई? देयर मस्ट बी अ रीज़न। ओके। तो जो रीज़न है यहाँ पे, आप देखिए कि हमारे जो देश है उसमें ज़्यादातर जो रीज़न होता है वो ये होता है पढ़ने के पीछे कि जॉब मिल जाए। जी। इट्स नॉट अबाउट आर्ट। वो तो हॉबी अंदर से किसी के अंदर से है, बहुत ज़्यादा अपील हो रहा है अंदर से कि नहीं मैं ये, मुझे बहुत पसंद है, मुझे तो ये करना है। तो एक ज़िद ले जाती है। ये फैमिलीज से बहुत कम आ रहे हैं लोग, बच्चों की ज़िद है वो उसको ले जा रही है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि फैमिलीज गलत हैं, बिल्कुल सही है। नो वन शुड टेक द रिस्क। क्योंकि जहाँ पे नौकरी पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे तो रिस्क है ना। जैसे एक सिंगर को क्या नौकरी मिल सकती है? मिल ही नहीं सकती। हाँ, मतलब सिंगिंग नौकरी नहीं मिल सकती है। बट यस, अगेन फ्रीलांसिंग फील्ड है तो अनलिमिटेड ग्रोथ भी पॉसिबल है। जस्ट आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ता है, इतनी सी बात है। नहीं तो फिर अगर नौकरी पे जाएंगे तो फिर एजुकेशन फील्ड है, वहाँ कर सकते हैं। बट नॉट एवरीबडी इज कीन टू ज्वाइन, क्योंकि एजुकेटर एक बहुत ही डिफरेंट प्रोफाइल है। एंड इट्स बहुत ही जिम्मेदारी की बहुत चीज़ है, जिम्मेदारी बहुत जिम्मेदारी की चीज़ है। और
बहुत सारे परसेप्शंस लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। हर कोई इनफैक्ट टीचर भी नहीं हो सकता, नहीं बन सकता, हर कोई सिखा नहीं सकता। राइट राइट। तो किसी से कोई चीज़ करवा देना, ये टीचर का एक बहुत बड़ा क्वालिटी होता है जो सबके अंदर नहीं होता है। नहीं होता। परफॉर्मेंस इज डिफरेंट थिंग। आप अच्छा गाना सीख लिया, आपने परफॉर्म कर लिया, Yes. कोई अच्छा सा Performer इंस्ट्रूमेंट and सीख teacher, लिया, yes, अलग दो और बात आपने है। परफॉर्म कर लिया, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट दैट ऑल्सो। बट घराने की जब बात होती है तो एक तो कि सारे घराने में हर कोई अब के ज़माने में नहीं सिखा रहा है, एक ये चीज़ भी है ओके। कि जब सिखाने वाला ही हर जगह नहीं है तो आप सीखेंगे कैसे। बट चूंकि घराना तो मतलब था कि जनरेशंस हाँ। उनकी जो है वो कैरी ऑन करती जाएंगी, बिल्कुल, सो कहीं शायद वो रुक गया। कहीं पे रुका है और कहीं पे बहुत अच्छा भी चल रहा है, दोनों केसेस है यहाँ पे। अगर आप दोनों का कुछ अगर रियल एग्जांपल जो आप बताएं कि कहाँ चल रहा हाँ, है, घराने वाले कहाँ लोग रुक कहीं गया। मुझसे खफा ना हो जाए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, ये तो इट्स अबाउट शेयरिंग नॉलेज। राइट राइट। जैसे देखिए, अभी से कुछ साल पहले तक, मैं कहूँगा 15 साल पहले तक, चलिए मान लेते हैं, बनारस घराना में सबसे ज़्यादा लोग जा रहे होंगे सीखने के लिए। आज भी जाते हैं, बिल्कुल। तो पहले क्या था, मैं चूँकि बनारस में रह के मैंने जिन लोगों का नाम मैं लेने जा रहा हूँ, मैंने उनको सामने परफॉर्म करते हुए देखा है, उनके साथ बैठकर चाय पी है, बात किया है उनके क्या घर बात के है। अंदर जाकर। तो सबसे पहला मैं नाम लूँगा संता प्रसाद जी का, जिनको फेमसली गुदई महाराज बोलते हैं। अरे वाह। तो ही वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट तबला प्लेयर्स ऑफ इंडिया, आज तक भी हर जगह मिलेंगे। तो ये सिखाते थे, बहुत बढ़िया, नो डाउट। मतलब मैं तो क्वेश्चन क्या, मैं बढ़िया भी बोल रहा हूँ तो कम लग रहा है। उनका कोई सुन ले ना तो सीख के ही आ गया, ऐसा इतना अच्छा एक होता है, और व्यक्तित्व भी होता है इंसान का। उनके बाद किशन महाराज जी थे, वो भी तबला प्लेयर। तो होता क्या है कि उनके बाद अभी भी हैं, बट उनका नाम नहीं है, जिसकी वजह से शायद ज़्यादातर लोग नहीं जाएंगे। अच्छा। क्योंकि पहले कोई भी जाता है कहीं पे तो पहले नाम देखता है कि कौन सिखा रहा है, उनका नाम कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया। कैरी आप ये फॉरवर्ड कह रहे हैं। आगे वैसे नहीं हुआ जैसे चल रहा था पहले। तो पहले लोगों को पता था कि हाँ, कोई गुदई महाराज जी हैं जो कि बहुत अच्छा तबला प्ले करते हैं, उसके बाद किशन महाराज जी आगे जो बहुत अच्छा तबला प्ले करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर भी, इंडिया में भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी कोई नाम है नहीं वैसे, तो एस्पिरेंट कम हो जाएगा अपने आप, और नाम नहीं है तो लोग फिर उस तरफ जाते हैं। जाएंगे नहीं, पता ही नहीं है कौन है, तो क्यों जाएं, ये वाली बात है। अब कोई घूमते फिरते चला आया और उसको पता चल गया या वहाँ का किसी ने बता दिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो एक ये चीज़ के कारण भी थोड़ा सा कम हो रहा है। वहीं देखिए कि पटियाला घराना है, अजय चक्रवर्ती जी हैं, तो ही इज़ वेरी मच एक्टिव, पूरी फैमिली एक्टिव है। तो उनके शिष्य लोग भी एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, जो भी अच्छे सिंगर्स हैं। उस्ताद राशिद खान साहब हैं, उनके बेटे भी बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो यहाँ पे लोग हैं, आज भी लोग जाते हैं कि नहीं जी सीखना है मुझे, घराने से सीखना है। दिल्ली घराना भी है, तो है ऐसा। अब जैसे कुछ घराने के लोग भारत ही छोड़ के चले गए। अच्छा। हाँ, जाकिर हुसैन साहब छोड़ के चले हाँ। गए, आते रहते हैं नो डाउट, बट दिल्ली में नहीं रहते, अब ना पंजाब में रहते हैं। तो अब यूएस में शिफ्ट हो गए, तो कोई कैसे सीखेगा, सीख ही नहीं सकता। अब यूएस जाके सीखना, वो भी म्यूजिक सबके लिए पॉसिबल इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाँ। सबके लिए तो नहीं है। हाँ, सबके लिए नहीं, जो कर सकता है अफोर्ड, हाँ, जिसके लिए वो जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। हाँ। तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, और साथ ही बहुत जगह ऐसा भी है जहाँ कोई इशू नहीं है और अच्छे से लोग सीख रहे हैं और वहाँ का नाम रोशन कर रहे हैं। जी। तो दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो आप क्या रेकमेंड करते हैं, अगर कोई संगीत इस वीडियो को देख रहा हो, कोई अगर संगीत सीखना चाह रहा हो, व्हाट डू यू रिकमेंड अबाउट घराना? मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कोई घराने के सिंगर मिल जाते हैं अच्छे, जिनका गाना सुन के आपको लगता है कि हाँ मुझे इनसे सीखना चाहिए, मन से आवाज़ आनी चाहिए, डोंट गो टेक्निकली, सुनिए, देखिए कि क्या फील जनरेट हो रहा है आपके अंदर, उस फील को समझिए, अपने आप से ऑनेस्ट बनिए। म्यूजिक तो ऑनेस्टी पे ही पूरा का पूरा ही है। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो आप म्यूजिक में नहीं आ सकते। अरे वाह, बात आपने कभी नहीं बहुत आ खूबसूरत सकते, कही, हाँ। आ ही नहीं सकते, ये पहला रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप अपने आप में ऑनेस्ट नहीं है तो आप म्यूजिक फील नहीं कर पाएंगे, फेक चीज़ें म्यूजिक में नहीं चलती हैं। तो पहले किसी को सुनिए, देखिए कि हाँ आपको बहुत अच्छा लगा। जैसे मुझे अपने गुरुदेव को सुन के इतना अच्छा लगा था कि वो स्टेज से उतर रहे थे इवेंट करके, और वहीं मैंने पकड़ लिया था उनको। अच्छा। बीच भीड़ में से, कि मुझे आपसे सीखना है, मेरा यही लाइन था, और उन्होंने कहा कल मंदिर पे मिलना।
दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग। तो ये जो एनर्जी है, ये जो आग है अंदर से आनी चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है और मुझे इनसे सीखना है, मुझे ऐसा बनना है। और अगर ये आपको लगता है, आप और आपको मिल जाते हैं, कभी भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को लूज नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको नहीं मिला कोई ऐसा ऑप्शन, हो सकता है कि घराने के लोग नहीं मिल पाए, तो जिस घराने, आप सारे घराने के अच्छे सिंगर्स को सुनिए, कौन है नहीं है ये तो इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, तो आप उनको सुनिए और देखिए कि हाँ ये वाला स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनका, या स्टाइल भी नहीं समझ में आ रहा है, इनका जो ये राग इन्होंने गाया है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उस घराने के बारे में पढ़िए, पढ़ाई से ही, नॉलेज से ही आप उस बैरियर को बहुत हद तक तोड़ देंगे जो आमने सामने नहीं हो पा रहा है। और आपके ज़माने में अच्छी बात ये है कि आपको मेरी तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, या मेरे जैसे और उस समय के एस्पिरेंट्स की तरह, स्टूडेंट्स की तरह, कि आपको बिना सामने में आप नहीं कर सकते हैं। और नहीं तो कैसेट आपको मिले नहीं मिले पता नहीं था, अब तो इंटरनेट है। बाद में सीडीज आ गए, इंटरनेट आ गए, तो आपके पास एवरीथिंग यू हैव ऑन योर टिप्स। Yes. एकदम मोबाइल खोला, मुझे अभी के ज़माने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है जो मैं आपको बता नहीं सकता। You just need to search at the right place. क्योंकि हम वो लोग हैं जो इस छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसी स्ट्रगल करके बैठे हैं, जो आज के टाइम पे 1 सेकंड की बात है, और आप कहीं भी हो, आप नहा रहे होंगे तो भी आप सुन सकते हैं। इतना अच्छा आपके पास लोगों ने टेक्नोलॉजी दे दी है। Yes. कि वही है, जो अच्छा कर सकता है वो बहुत अच्छा कर सकता है। बस पता नहीं, पहले ये था कि था नहीं तो बहुत लोग लगे रहते थे, अब है तो लोग लगते ही नहीं है। हाँ. कुछ ऐसा सा माहौल हो गया है। बट यस, ये है कि आप अपने सिंगर्स को, जो भी उस घराने के जितने भी सिंगर्स रहे हैं, आपको सबके ऑडियो वीडियो सब यूट्यूब से लेके स्पॉटिफाई, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आपको मिल जाएंगे, और आपको उसको सुनना चाहिए। और जब भी कोई अच्छा सा, कोई बहुत क्लासिकल सिंगर, कोई बॉलीवुड सिंगर, प्लेबैक सिंगर भी आता है, उनके इवेंट्स में जरूर जाइए। आप मिस नहीं, यू कैंट अफोर्ड टू मिस। ये बहुत नॉर्मल सा डिसिप्लिन है। अगर आप सुनिएगा नहीं तो सीखिएगा नहीं, आप गा नहीं पाएंगे। जी. तो पहले सुनना पड़ता है, पहले कानसेन फिर तानसेन। Yes. कॉन्सेप्ट वही है. हाँ Yes. हाँ, उसके बाद फिर आप जब फॉलोअर हो गए अच्छे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें एकलव्य की तरह समझ में आने लग जाएंगी। अरे वाह. और ऐसा मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। और इसीलिए सिर्फ बनारस घराना नहीं बोलता हूँ मैं। मैंने राशिद खान साहब का कोई इवेंट मिस नहीं किया है आज तक। लास्ट 1 साल 1.5 साल से हो रहा है। उसके पहले लगातार, चाहे मैं बनारस में हूँ, चाहे मैं लखनऊ में कहीं पे किसी गुरुदेव के यहाँ बैठा हूँ, किसी को सुन रहा हूँ, अगर मुझे पता चल गया कि राशिद खान साहब आ रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं और इस दिन आ रहे हैं, तो चाहे जैसे भी हो मैं पहुँच ही जाता था। टिकट्स हो आज जाती तक है. कभी भी मिस नहीं किया मैंने। अरे वाह. भले ही खड़े होके सुनना पड़े, कोई इशू नहीं है उसका। और वही है कि उस समय रिकॉर्डिंग वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी, तो जितना कान में इधर एब्जॉर्ब करके आता था ब्रेन में, उसी को रिकॉल करता था जब मैं खुद हारमोनियम पे या तानपुरे पे बैठ जाता था। जी. तो बस इसी तरीके से आप सीख सकते हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आज के ज़माने में कि सामने इंसान नहीं है। तो जब एकलव्य ने नहीं सोचा, तो इस ज़माने में तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो सर, अब हम बात करना चाहेंगे, चूंकि हमने ही म्यूज़िक की शुरुआत की, आपने कहा इंडिया में ही देखा जाता है ओल्डेस्ट रिकॉर्ड्स जो कहते हैं, लेकिन आज के समय में जिस तरह का म्यूज़िक प्रोमिनेंट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर म्यूज़िक जिसे हम कहेंगे, वो कौन सा म्यूज़िक है जो आप मानते हैं कि ये मेरे दिल के बेहद करीब है, हिंदुस्तान का वो म्यूज़िक जो आज हम खो चुके हैं, जिसके बारे में शायद लोग जानते नहीं? ओके, तो जो खो चुके हैं उसमें बहुत सारे फॉर्म्स हैं। जैसे ध्रुपद अब के समय में कोई नहीं गा रहा। ध्रुपद धमार एक स्टाइल ऑफ गायकी है जो तानसेन साहब भी गाया करते थे। तो वो जो स्टाइल है वो अब लोग शायद अडेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ओके. थोड़ा डिफिकल्ट था। थोड़ा? मानता हूँ मैं, थोड़ा तो था। जो नहीं करेगा उसके लिए तो एवरीथिंग इज बहुत difficult. लेकिन जो कर लेंगे उनके लिए वो आसान होता जाता है। जी. प्रैक्टिस की बात है। तो डिफिकल्ट तो था, मैं मानता हूँ। और शायद अभी उसकी कहीं पे नीड नहीं दिख रही है लोगों को। ओके. जैसे ज़्यादातर लोग मनी ओरिएंटेड काम करते हैं, ऑब्वियस है। तो इस कारण से क्या होता है कि जब बॉलीवुड और अभी का जो प्लेबैक चल रहा है,
जैसे एल्बम्स आते हैं, जब इनको कोई फोकस कर रहा होता है तो ऑब्वियस है कि वो ध्रुपद धमार की तरफ नहीं जाएगा। जब उसको तो ये भी नहीं पता कि राग भी सीखना चाहिए उसको। जब आप एक सिंगर बनना चाहते हैं और आप आगे बढ़ते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ओहो मुझे तो ये भी सीखना पड़ेगा, मुझे तो ये भी सीखना पड़ेगा। तो वो दूर की चांदनी नजर आती है कि गए आराम से, अच्छा सा गा दिया बिल्कुल, आजकल वैसे और भी आ गए। मशीन्स में सारे नोट्स ऊपर नीचे हो जाते हाँ हैं। हाँ, वो भी आपके पास है, प्रोडक्शन, म्यूजिक प्रोडक्शन, ऑडियो प्रोडक्शन बोल सकते तो हैं। भी लोगों को नीड महसूस नहीं होती कि म्यूजिक कंपोजर जो है वो नोट्स ठीक कर देगा। कर देंगे। बट वही है, देखिए मैंने कहा कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट। तो फेक चीज़ें वो चल तो जाएंगी गाने पे, लेकिन जिस दिन आप पब्लिक के सामने Live. रूबरू होंगे, लाइव उस दिन या तो असलियत। पब्लिक ताली बजा रही होगी, नहीं तो हंस रही होगी, बड़े अच्छी सी मुस्कान आपको दिख रही आजकल हंसी के अलावा भी लोग बहुत कुछ करने लगे, एग्रेसिव पब्लिक है। राइट राइट। यस 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 Right. एग्जैक्टली। तो अभी के जो समय में जो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक चल रहा है, वो मैं उसको खराब तो नहीं बोलूँगा। मैंने सुना है बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट ऐसा नहीं है, कुछ खराब और अच्छा तो वही है, नजर म्यूजिक तो म्यूजिक है। नजर नजर की बातें हैं। तो अभी के समय में अगर लोगों को जो पसंद आता है, वो म्यूजिक जो भी बनाता है वो बिल्कुल सही कर रहा है। अब टेक्निकली हाँ, कहीं पे अगर किसी को लगता है कि हाँ इस गाने में मेलोडी कम है, इसमें तो ऑटो ट्यून कर दिया, इसमें ये एडिट कर दिया, वो एडिट कर दिया, तो ठीक है, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, किसी के पास वो ऑप्शन है तो वो कर रहे हैं। बट वही है, जब लाइव पे आएंगे तो वो फिर उसके भी दिक्कत हो वीडियोस जाएगी। आते हैं। वो भी वीडियोस हम सब Repercussions देखते हैं, झेलने Repercussions पड़ेंगे। आते हैं। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, वी मस्ट एक्सेप्ट एवरीवन, Yes. कोई बात नहीं है। बाकी जो अच्छे हैं, देखिए उनका आज भी नाम है। जैसे आप सोनू निगम साहब को कहीं भी सुन लीजिए, स्टेज पे माइक के बिना, माइक के साथ ही, मतलब एक्सीलेंट सिंगर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उदित नारायण साहब इतने पुराने हैं, कुमार सानू, आज भी इनको कोई सुन ले तो वाह ही निकलेगा मुंह से। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बॉलीवुड में भी कुछ तौर पर अगर हम देखें तो पुराना संगीत लौटा है। अगर हम कला फिल्म की बात करें, जो इरफान बिल्कुल खान है, के बिल्कुल बेटे जो हैं बाबिल, जिन्होंने इसमें किया, इस मूवी के गाने बहुत पॉपुलर हुए, और हर म्यूजिक अगर आप सुने तो वो आज के कंटेम्प्रेरी म्यूजिक नहीं लगता, वो कहीं ना कहीं पुराना ही लगता है नहीं, संगीत। बिल्कुल, ये एक साइकिल भी तो है ना हर चीज का, तो एक रिपीटिशन तो आएगा। आएगा। और जो बेस है वो क्लासिकल म्यूजिक होता ही है हमेशा। और आप पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, माइकल जैक्सन से लेकर के मैं कहूँगा बहुत सारे सिंगर्स और परफॉर्मर्स रहे हैं जो जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को बहुत अच्छे से यूज़ किया है, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया है। अगर कोई सुने अच्छे से तो ब्रिटनी स्पीयर्स के गानों में तबला भी है। अच्छा। हाँ बिल्कुल है। ओह। तो शकीरा के गानों में मैं कहूँगा आलाप भी है। अच्छा ओके। राइट। तो माइकल जैक्सन के गानों में मैंने सितार और सारंगी भी सुना है। तो देखिए, म्यूज़िक का ना कोई ऐसा होता नहीं है, ये तो ग्लोबल लेवल पे ही है। ये थोड़ा सा लोगों ने ऐसा बना दिया है कि ये ज्योग्राफिकल रीजन से आया, उधर से आया, इधर से आया। म्यूज़िक तो म्यूज़िक इज फ्री। फ्री है वो, उसका कोई रिलीजन और रीजन वगैरह से कोई लेना देना नहीं, किसी इंसान से भी नहीं है। जो उसको जैसे अडॉप्ट करेगा उसके साथ वो वैसा बन जाता है। अरे वाह। और आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आएगा। हाँ। आपका ख्याल क्या है, तो ख्याल गायकी आ गया। ख्याल है यार, वो तो ख्याल है, किसी के मन में कुछ भी आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी जो म्यूजिक जो भी चल रहा है, मैं बोलूँगा कि बिल्कुल क्लासिकल म्यूजिक पे ही बेस्ड है अभी भी। भले ही हमने हिप हॉप को अडॉप्ट कर लिया, जो रैप सॉन्ग्स आजकल हम लोग सुन रहे हैं, या रॉक है, पॉप है, इस तरीके की जितने भी चीज़ें आई हैं, बट जब मैं वोकल्स को देखता हूँ, जब मैं पैटर्न्स को देखता हूँ, जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हो रहा है, वो आज भी मुझे क्लासिकल ही नज़र आता है। अभी तक उसको लोग छोड़ नहीं पाए क्योंकि वो इतना पावरफुल है, इतना डेप्थ में है कि उसको छोड़ना ही मुश्किल है। आप उसमें पूरा लाइफ निकल जाएगा, आप पूरा समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। तो जितना जिसने सीखा वही वो आगे परफॉर्म करते हैं। जी, आज जो हमने टॉपिक उठाया है कि हम संगीत घराना को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लॉस्ट म्यूजिक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कुछ वो बातें जो अभी भी हमने कवर नहीं की, अधूरी रह गई, आई नो इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक जिसे हम 30 मिनट में समेटने की किसी तरह कोशिश कर रहे हैं, वो आप बिल्कुल बता सकते हैं सर। आई थिंक हमने बहुत अच्छी बातें की हैं। जी। और जो लिसनर्स होंगे उनको मज़ा भी आया काफ़ी। और छूटने के लिए तो बहुत कुछ छूट रहा है, बल्कि ज़्यादातर छूट रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग।
मगर हाँ, देखिए मैं यही समझता हूँ कि परसेप्शन अपना अपना हो सकता है, मगर घराना जो है वो एक, इसकी जो ओरिजिन है उसमें उसका डेफिनेशन भी छिपा है ओके। कि घराना का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ जी ये म्यूज़िक इनका है, ये म्यूज़िक उनका है, ये देखने वाले की नज़र की बात है। घराना का मतलब है कि एक स्टाइल है जो आपके सामने है, और अगर आप म्यूज़िक लवर हैं, आपको लगता है कि इसमें मुझे और मन करता है, अंदर से नेचुरली आना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं, नेचुरली लग रहा है कि नहीं इसको जानते हैं, आपके अंदर की जिज्ञासा अगर है तो आप फिर उसकी तरफ रुख ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ गलत नहीं है। और सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि मैं अभी के टाइम पे गारंटी कर सकता हूँ कि मैं बिना बोले भी, कुछ गा के भी, बहुत कुछ मैं अपने फैमिलीज़ में भी, अपने लोगों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ मैं कम्युनिकेट कभी कभी कर देता हूँ और वो हंसते हुए नज़र आते हैं। अरे वाह। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा हम अकेले नहीं हैं। तो ये अपने आप में सच में एक लैंग्वेज है जो कि उसको प्रैक्टिकली देखना बहुत ही एक मैं कहूँगा साइंटिफिक फिक्शन मूवी की तरह है, कि ऐसा कुछ है नहीं बट बहुत कुछ है, देखने में नहीं है सामने, बट आप गा कर के भी बहुत कुछ बता सकते हैं, आप इमोशंस को बयां कर सकते हैं, जो कि गानों में यही कर रहे हैं हम लोग, कि जैसा लिरिक्स लिखा अब सिनेमा में जैसे चल रहा है कि एक एक्टर है, एक एक्ट्रेस है, उन एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये गाने भी हैं, एक दूसरे से झगड़ा हो गया, ये गाने भी हैं, पापा मम्मी के साथ झगड़ा हो गया, ये गाने भी हैं, someone is saying sorry, someone is feeling very happy, तो इमोशंस का लैंग्वेज है, इसमें तो सारे रस मिल जाएंगे आपको। और म्यूजिक से अच्छा कोई मुझे लगता नहीं है कि लाइफ को सपोर्ट करने की कोई चीज़ हो सकती है। जैसे आप कितने भी भारी भरकम काम करके आ रहे हो, मेंटली आप थक गए हैं, तो म्यूजिक सुनिए, आप देखिए क्या इफेक्ट है उसका, मतलब आप भूल जाएंगे, जब तक म्यूजिक आप सुन रहे होंगे शायद दिमाग में कुछ नहीं आएगा। सोने के समय म्यूजिक सुन लिया, सुबह उठने के समय मेडिटेशन का भी आजकल म्यूजिक है, हर तरीके के लोग अब तो थीम्ड म्यूजिक पे भी काम होने लग गए, और इसमें घरानों का भी काफी योगदान है। बिल्कुल है, क्योंकि क्लासिकल से रिलेटेड है ज़्यादा, और घरानों में लोग क्लासिकल छोड़ के कुछ और ज़्यादा गाते नहीं है, थीम म्यूजिक जिसके आप हाँ, तो क्लासिकल थीम पे ही वो रहते हैं। और हाँ, घरानों में आप ठुमरी को भी देखेंगे, लोग ठुमरी बहुत गाते हैं, तो काफ़ी राग और क्लासिकल से लिंक्ड है, एकदम डायरेक्टली लिंक्ड है। तो इस तरीके से चल रहा है, और घराना जो म्यूज़िक पहले भी था आज भी है, और जहाँ तक इसका जो अभी चल रहा है स्टेटस, जो प्रोसेस चल रहा है, उसको मुझे देखते हुए लगता नहीं है कि अभी ये ख़त्म होने वाला है, ये तो अभी और ग्रोथ पे ही जाएगा। हाँ, समय होता है, कभी कोई और रूलर ने, क्योंकि इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है वो अटैक्स सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है दुनिया पे किसी पे अटैक हुआ होगा तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ही हुआ होगा, तो हिस्ट्री इस बात का गवाह भी है। तो इस वजह से हाँ, कहीं पे कुछ प्रोग्रेस भी हुआ, कहीं डिक्लाइन भी हुआ, बट कोई बात नहीं, म्यूजिक इज ऑन इट्स ओन वे। अब तो टेक्नोलॉजी भी आ गई, तो अब तो उसके पास बहुत बड़ा टूल है। अब तो घराना और जो है वो बढ़ सकता। मुझे तो म्यूजिक बिल्कुल अलाइव लगता है, जैसे कि समवन इज हैंडलिंग इट, ऐसा भी दिखता है। क्योंकि कोई हैंडल नहीं कर रहा होता, हालांकि ये इमेजिनरी है नहीं कर रहा होता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ जी इतना सब होने के बाद भी म्यूजिक देखिए आज भी है, और एक पैसे कमाने के लिए भी अगर कोई देखे तो आप देखिए कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। हाँ, एब्सोल्युटली। और हर जगह है, म्यूज़िक हो, जैसे सिनेमा हो गया, जैसे कोई न्यूज़ चैनल है तो वो एंकर आते हैं तो उसके पहले भी तो एक म्यूजिक चाहिए। एब्सोल्युटली, हर किसी चीज में हर जगह चाहिए, हर जगह म्यूजिक तो चाहिए ही चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, और आज के देखा अनदेखा के एपिसोड में हमें ये बताने के लिए कि जो घराना है वो था, है और रहेगा। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर